नॉर्मन बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट, उसकी स्पेशलिटी एयरप्लेन क्रैश में बचे पैसेंजर्स को दुर्घटना के सदमे से उभारने में मदद करता है। उसकी इसी स्पेशलिटी के कारण अमेरिकन सरकार जनता का वोट पाने के लिए उससे एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट बनाने का काम सौंपती है कि यदि कभी इंसान का सामना एलियन से हुआ तो इन शॉर्ट डूज एंड डोंट्स अगेंस्ट एलियन। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए किस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। रियलिटी में नॉर्मन को खुद कोई खास नॉलेज नहीं होता, पर उसे अच्छे पैसे मिलने वाले होते, इसीलिए कुछ फेमस बुक्स के रेफरेंस और अपने तुक्के की मदद से एक यूएलएफ रिपोर्ट बनाता है, जिसे रियलिस्ट दिखाने के लिए वो कुछ रैंडम स्पेशलिस्ट जिन्हें वो किसी तरह जानता है उनका नाम भी रिपोर्ट में मेंशन कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद से इस बुक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उन्हें क्या पता कि उनका ये फेक रिपोर्ट भविष्य में दूसरों के लिए भारी पड़ेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी शुरू होती है नॉर्मन से, जिसे तुरंत एक प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए समुद्र के बीच किसी सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया जाता है। पर वो हैरान हो जाता है जब उसके अलावा वो सभी स्पेशलिस्ट भी इनवाइटेड होते हैं जिनका नाम उसने अपने उसी यूएलएफ रिपोर्ट में मेंशन किया था। कैप्टन हैरल्ड रिवील करता है कि उन्हें किसी प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि टॉप सीक्रेट एलियन स्पेसक्राफ्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वाइट किया गया है। कुछ महीने पहले समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक बिछाते दौरान उन्हें समुद्र के गहराई में स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया। पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने के बावजूद वो अब भी सही सलामत है। वहीं उस पर बने कोरल की स्टडी करने के बाद सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्पेसक्राफ्ट पिछले 300 साल से वहां पड़ा है। उन्हें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि नॉर्मन ने उन सब का नाम उसी यूएलएफ रिपोर्ट में मेंशन किया था, जो एज पर मिलिट्री प्रोटोकॉल कैप्टन हैरल्ड फॉलो कर रहे हैं। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें वहाँ एलियंस मिले तो बायोकेमिस्ट डॉक्टर बेथ एलियंस की साइकोलॉजी यानी कि उनकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगी। मैथमेटिशियन डॉक्टर हैरी उनसे कॉन्टेक्ट करने का तरीका पता करेंगे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर टेड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पेसक्राफ्ट आया कहां से। और वहीं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉर्मन खुद एलियंस की इमोशनल और उसके मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और इंस्ट्रक्टर उन्हें कुछ नियम समझाता है कि उन्हें 1000 फीट अंडर वाटर स्पेसक्राफ्ट के करीब बने स्टेशन में रहना है, क्योंकि वो लोग समुद्र के ट्रोमेंडस प्रेशर में मौजूद रहेंगे। उनके शरीर के प्रेशर को कॉम्प्रेस किया जाएगा ताकि वो समुद्र के भयंकर वजन में पिचक न जाए। और वहीं जब वो लोग ऊपर सतह पर पहुंचेंगे तब उन्हें तुरंत कुछ दिन के लिए डीकम्प्रेशन चेंबर में रहना पड़ेगा ताकि उनके शरीर के प्रेशर को डीकम्प्रेस किया जा सके, वरना वो बलून की तरह फट जाएंगे। सतह पर आने का 2 ही रास्ता है, या तो वो उन्हें लेने सबमरीन से आए या तो वो लोग इमरजेंसी में वहाँ स्थित एक मिनी सबमरीन का प्रयोग करे। पर उसे तभी यूज किया जा सकता है जब सतह पर उन्हें रिसीव करने के लिए कोई जहाज मौजूद हो जो उनके शरीर को तुरंत डीकम्प्रेस कर सके, वरना वो लोग मारे जाएंगे। हैरल्ड के कमांड में वो लोग सबमरीन से स्टेशन के लिए निकलते हैं, जहाँ उनका सामना समुद्र के नीचे एक और तेज बह रही समुद्र से होता है, जो टेम्परेचर, सैलिनिटी और डिफरेंशियल फ्लो के कारण बनता है, जिसके कारण उनका सबमरीन झटके खाने लगता है। एक और चीज हमें एज एन ऑडियंस समझ आता है कि सभी एक दूसरे को किसी न किसी कारण से पसंद नहीं करते। आखिर क्यों, वो हमें आगे रिवील होगा। फाइनली सभी सूटेड स्पेसक्राफ्ट की तरफ डाइव करते हैं और उन्हें पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे सफल पल महसूस होता है, क्योंकि वो ह्यूमंगस स्पेसक्राफ्ट उनके ठीक सामने स्थित होता है। जब वो लोग स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब उस पर आसानी से निशान बन जाता है, जो कि हैरी के लिए बहुत सरप्राइजिंग वाली बात होती है, क्योंकि अगर वो बिना किसी चोट के क्रैश सर्वाइव कर सकता है तो उस पर साधारण से वार से कैसे निशान पड़ सकता है। वहीं टेड को दरवाजे का साइज बिल्कुल इंसान के बने स्पेसक्राफ्ट दरवाजे जैसा दिखाई पड़ता है, और फिर तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर इंसान के पैर के निशान पाने के बाद वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी सरप्राइजेस मिलते हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट में लिखावट इंग्लिश में होती है, पर जैसे ही कॉकपिट पहुंचते हैं उन्हें कुछ एस्ट्रोनॉट्स की लाश मिलती है जिसके सिर पर चोट का निशान बना होता है। और अब उन्हें समझ आता है कि ये कोई एलियन का नहीं बल्कि एक अमेरिकन द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है। इसी कारण उसका डोर इंसान के एवरेज हाइट के मुताबिक डिजाइन किया गया। पर इतनी सुपर स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी से बना स्पेसक्राफ्ट आज से 300 साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि तब तो अमेरिका को स्पेस ट्रैवल के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तभी स्पेसक्राफ्ट के ट्रैवल लॉग को पढ़ने के बाद उन्हें रिवील होता है कि ये स्पेसक्राफ्ट भविष्य से आया है। लॉग चेक करने के दौरान उन्हें एक अननोन एंट्री इवेंट मिलती है, जिसे सेलेक्ट करते ही उनके सामने स्पेसक्राफ्ट की जर्नी होलोग्राफिक विजुअल में दिखाई देने लगती है। और फिर उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट गलती से ब्लैक होल में घुस गया, जिसके कारण टाइम ट्रैवल करते हुए वो अपने समय से
से 350 साल बाद पीछे समुद्र के बीच क्रैश हो गया। पर उनकी खोज यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे उन्हें एक और रहस्य और अद्भुत दिखने वाला विशाल और परफेक्टली शेप्ड गोल्डन कलर स्पीयर मिलता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो स्पीयर उसके इर्द गिर्द के सभी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, पर सिर्फ उनके ही नहीं करता। जिस तरह स्पेसक्राफ्ट डिजाइन्ड है, वो लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि इस स्पेस को खोज के लिए बनाया गया है, ताकि स्पेस से मिले जो भी खोज को वो रिटर्न ला सके, और वो स्पीयर इसका सबूत है। अब स्टेशन लौटने के बाद उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल चल रहा होता है कि एक स्पेसक्राफ्ट जो टाइम ट्रैवल करते हुए समुद्र के बीच क्रैश होने के बावजूद उस पर कोई निशान नहीं पहुंचा, तो उनके छोटे औजार के वार से इतने आसानी से निशान कैसे पड़ा। तब टेड को रियलाइज होता है कि ये भी हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स ने जानबूझकर उस स्पेसक्राफ्ट को समुद्र के बीच लैंड किया, और अगर हाँ तो वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे। वहीं अगर हम ये मानकर चले कि एस्ट्रोनॉट्स की मौत बिना ऑक्सीजन या खाने की हुई, तो उनके सिर पर इतनी गहरी चोट कैसे बनी। पर फिर उन्हें बुरी न्यूज मिलती कि खराब मौसम के कारण उन्हें सतह पर लौटना पड़ेगा। पर यहाँ एक खास जानकारी सभी ने मिस कर दी होती है, जो सिर्फ हैरी को रियलाइज होता है, जो वो नॉर्मन से शेयर करता है कि वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे, जिसे सुनकर नॉर्मन एकदम डर जाता है। भला हैरी ऐसे किस बेसिस पर कह रहा है। तब हैरी अपनी एनालिसिस रिवील करता है। वो उदाहरण देता है कि अगर वो सच में ऊपर जिंदा पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग सभी से अपने खोज के बारे में शेयर करते हैं। तो जाहिर तौर पर जब ईयर 2043 आएगा, जिस समय उस लॉग रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट निकला था, एस्ट्रोनॉट्स को पहले से पता होगा कि स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में घुसने वाला है, इसलिए जाहिर तौर पर वो लोग ब्लैक होल से बचकर रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज उन्हें ये स्पेसक्राफ्ट मिला, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में किसी को भी इस स्पेसक्राफ्ट का ब्लैक होल में घुसने का पता नहीं चलता। यही कारण है कि स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम ने ब्लैक होल के एंट्री को एक अननोन एंट्री इवेंट मार्क किया, जिसका फाइनल मतलब निकलता है कि वो सभी कभी सतह पर पहुंचे ही नहीं, और किसी ने अपनी खोज शेयर ही नहीं की, और इसी कारण भविष्य में किसी को आगाह नहीं कर सके, और इसीलिए आज उन्हें ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ मिला। आई नो कि ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भविष्य को बदला जा सकता है अगर आपको पहले ही आगे होने वाली घटना का पता हो। पर यही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थियरी आती है, जो मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा। हैरी एक और बड़ी खोज नोटिस करता है कि वो स्पीयर रियलिटी में जिंदा है, क्योंकि आखिर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो सभी के रिफ्लेक्शन को दिखाता है पर इंसान के ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो स्पीयर सोच और समझ सकता है, और वो खुद विश करता है कि काश वो मरने से पहले स्पीयर के अंदर जा सके। स्टॉर्म आने को कुछ ही समय बचे होते हैं और उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना होता है, पर फिर कैप्टन हैरल्ड को पता चलता है कि हैरी बिना परमिशन के उसी स्पीयर के अंदर जा रहा है, और जैसे ही वो उसके एकदम नजदीक बढ़ता है, उसकी परछाई ऊपर की तरफ तैरते दिखाई है, और फिर अचानक से वो एकदम गायब हो जाता है। ये समझने पर कैप्टन हैरल्ड सिविलियन को पीछे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सतह पर जाने का मिशन कैंसिल कर देते हैं, और अब नॉर्मन को हैरी की भविष्यवाणी सही साबित होते दिखाई देती है। पर वो यहाँ मरने को तैयार नहीं होता, इसलिए तुरंत हैरी को रिटर्न लाने के लिए वहाँ जाता है, पर उसे भी हैरी कहीं दिखाई नहीं देता, और फिर अचानक से जादू की तरह वो बेहोश पड़ा पर सही सलामत मिलता है। नॉर्मन उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे भी अपनी परछाई स्पीयर में दिखाई देने लगती है। इससे पहले कि कैप्टन हैरल्ड नॉर्मन पर सीसीटीवी फुटेज से अपनी नजर बनाए रखे, स्टॉर्म के डर के कारण उनके स्टेशन का पावर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और उनका सीसीटीवी फुटेज चला जाता है, और उसे और हमें एज एन ऑडियंस कुछ पता नहीं चलता कि आखिर आगे क्या हुआ। पर इसका प्लॉट मेन क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब रेस्क्यू कब होगा पता नहीं, और हैरी को अब भी होश नहीं आया होता है। किसी गंभीर सोच में उसी दौरान नॉर्मन को पानी में एक जेलीफिश दिखाई देता है, और वहीं ऑफिसर एलिस इमरजेंसी सबमरीन के काउंटर को रीसेट करने के लिए डाइव करती है। दरअसल प्रोसेस के अनुसार मिनी सबमरीन को हर 12 घंटे में रीसेट करना जरूरी होता है, वरना वो अपने आप सतह पर चली जाएगी, ये इशारा करते हुए कि नीचे के लोग जिंदा नहीं है। एली सक्सेसफुली टाइमर को रीसेट कर देती है, और फिर तभी हजारों की तादाद में जेलीफिश उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। टेड क्लोजली एलिस की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है, और उसे समझ नहीं आता कि 1000 फीट के डेप्थ में जेलीफिश कहाँ से आई, क्योंकि वो कम फीट के पानी में पाई जाती है। और फिर देखते ही देखते सभी जेलीफिशेस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं, और वो मारी जाती है। अब बेथ नॉर्मन की मौजूदगी में एलिस की लाश को एग्जामिन करती है, जहाँ नॉर्मन अपनी एक इंसिडेंट शेयर करता है कि कैसे उसे बचपन से जेलीफिश से डर लगता है। पर तभी बेथ को सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलती है कि नेचर द्वारा बनाया गया जेलीफिश नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे जेलीफिश आज तक देखे नहीं गए। तभी कैप्टन हैरल्ड को रिपोर्ट से पता चलता है कि बेथ की मेंटल स्टेट सही नहीं है, और ये डॉक्टर नॉर्मन को पता था, और फिर भी उसने बेथ का नाम अपने यूएलएफ रिपोर्ट में मेंशन किया और उसे इस मिशन में शामिल किया। हालांकि रियलिटी यह है कि नॉर्मन ने सबका नाम रैंडमली सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया था, जो कैप्टन हैरल्ड को पता नहीं है। तभी हैरल्ड को दोनों के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि बेथ को नॉर्मन बहुत पसंद था, पर उसके शादीशुदा का पता चलने पर वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी, इतना कि उसने खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी। कैप्टन हैरल्ड को सिर्फ ये डर रहता है कि उनके साथ एक मेंटली अनस्टेबल मेंबर है, जो
पूरे मिशन पर खतरा साबित हो सकती है, पर नॉर्मन भरोसा दिलाता है कि वो अब ठीक है। वहीं अब हैरी को होश आ जाता है और वो एकदम जोश में दिखाई देता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑल्दो उसे याद रहता है कि वो स्पीयर में गया था, पर उसके बाद कुछ भी याद नहीं उसे। वहीं जब उसे पता चलता है कि वो गलती से स्क्विड का डिश कैलेमरी खा रहा है, वो अचानक से चोक करने लगता है क्योंकि उसे स्क्विड पसंद नहीं होता। और फिर तभी मैट्रिक्स नंबर जैसा कुछ पैटर्न्स पूरे सिस्टम पर हावी होने लगता है। सभी कंप्यूटर के इशू को सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं और टेड ये थियराइज करता है कि शायद से मेमोरी ओवरफ्लो के कारण ये सब हो रहा है। पर हैरी नोट करता है कि यदि ऐसा है तो वो नंबर्स रैंडम पैटर्न्स में होना चाहिए, बट रियलिटी में वो सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो कोई रिपीटेड कोडेड मैसेज है। इसीलिए तुरंत उन्हें पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। तब हैरी को एक और चीज रियलाइज होती है कि ये जरूर उस स्पीयर के कारण हो सकता है। और अगर हम ये मानकर चले कि वो स्पीयर सच में एक जिंदा एंटिटी है, तो अगर उसे कुछ कंप्यूटर पर प्रिंट करना हो तो उसका कीबोर्ड्स का अल्फाबेट्स हमारे कंप्यूटर की तरह नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप में प्रिंटेड होंगे। इस थ्योरी के बेसिस पर हैरी एक वर्चुअल स्फेरिकल कीबोर्ड क्रिएट करता है और फाइनली कोड को डिकोड कर लेता है। और उन्हें सबसे बड़ा शॉक लगता है कि वो लोग एक्चुअली में स्पीयर से निकले जेरी नाम के एलियन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसने उनके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। कुछ बातें करने के बाद अपने साइकोलॉजी की मदद से नॉर्मन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस एलियन को इमोशंस है और 300 साल से वहाँ फंसा रहने के कारण उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। इसीलिए किसी भी तरह उन्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो उनके साथ क्या कर सकता है। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ और सवाल करे, एलियन से कनेक्शन टूट जाता है। अब थोड़ी देर बाद उन्हें स्टेशन से कुछ टकराने की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए तुरंत जांच करने के लिए डाइव करते हैं और तभी उन्हें उनके दूसरे ऑफिसर जेन की लाश मिलती है, जिसके पूरी तरह से चीथड़े हो गए होते हैं, जैसे किसी मॉन्स्टर ने उसे अटैक किया हो। और वहीं हैरी नॉवल पढ़ने में बिजी दिखाई देता है। इतना कम नहीं था कि अचानक से उन पर अंडों की बरसात होने लगती है और रडार पर हैरोल्ड को कोई जायंट क्रीचर उनके तरफ बढ़ते नोटिस होता है और उन्हें तुरंत वहीं से निकल जाने को वार्न करता है। पर तब तक वो उनके स्टेशन पर मंडरा रहा होता है। जैसे तैसे समय पर दोनों सेफली निकल आते हैं और वो क्रीचर भी अचानक से गायब हो जाता है। इतना कुछ अजीब घटने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं उन्हें कुछ गेम प्लान बनाना चाहिए। पर तभी वो एलियन कंप्यूटर जेरी फिर से लौट आता है और उन्हें पता चलता है कि जेरी उनकी बातें सुन सकता है। वो लोग जेरी को उन्हें अकेला छोड़ने का रिक्वेस्ट करते हैं, पर इससे उससे गुस्सा आ जाता है और उन सभी को मारने का तय करता है। और फिर तभी फिर से वही जायंट स्क्विड उनके स्टेशन को घेर लेता है और फिर से अंडों की बरसात होने लगती है, जिसके कारण उनके प्रेशर सिस्टम चोक होने लगते हैं और अंदर का प्रेशर कम होने लगता है और एक बॉटल की तरह धीरे धीरे पिचकने लगता है। जैसे तैसे नॉर्मल प्रेशर को कंट्रोल में ले लेता है, पर तभी दूसरे कैबिन में आग लग जाती है। सभी मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर नॉर्मन को बचाने के चक्कर में टेड की मौत हो जाती है और हैरोल्ड भी दरवाजे में फंसकर मारा जाता है और उनका आधे से ज्यादा सिस्टम खराब हो जाता है। वो लोग इमरजेंसी मिनी सबमरीन से भी नहीं जा सकते क्योंकि स्टॉर्म के कारण सतह पर कोई जहाज मौजूद नहीं होगी। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि इन सब के दौरान हैरी एकदम चैन की नींद ले रहा होता है। सब खत्म होने के बाद कंप्यूटर रिवील करता है कि वो स्क्विड दरअसल उसकी बनावट थी और नॉर्मन को वार्न करता है उसे जेरी ना बुलाने के लिए क्योंकि उसका नाम जेरी नहीं है। पर इससे पहले कि नॉर्मन उससे आगे सवाल करे, वो फिर से गायब हो जाता है और बाद में नॉर्मन नोट करता है कि इतना कुछ होने के बावजूद हैरी को कोई इल्म ही नहीं है कि अब तक क्या घटा। वो बस अपने स्कैरी नॉवल की तारीफ में बिजी होता है कि वो डर के मारे 87 पेज के आगे कहानी पढ़ ही नहीं पा रहा। इससे पहले कि नॉर्मन उससे सवाल करे, बेथ याद दिलाते कि मिनी सबमरीन को रीसेट करने का टाइम हो गया है, जो नॉर्मन खुद करने का तय करता है और बेथ को उसके ऑपरेशन को स्टेशन से मॉनिटर करने का सलाह देता है और उसे आगाह भी करता है हैरी से बचकर रहने के लिए। रीसेट करने के बाद जब नॉर्मन रिटर्न लौटने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके सूट में होल हो गया है। इतना कम नहीं था कि एक ईल उस पर अटैक करता है, पर लकीली हैरी के गाइडेंस में वो बचकर निकल आता है। वहीं उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों बेथ उस पर नजर नहीं बनाई रखी थी। तभी उसे सीसीटीवी से दिखाई देता है कि बेथ स्पेसक्राफ्ट से निकल रही है। रिटर्न लौटने पर वो बचाव में थी कि उनका फूड सप्लाई खत्म हो गया था, इसीलिए वो स्पेसक्राफ्ट फूड के खोज में गई थी। पर दोनों पलट जवाब करते कि उनके पास तो काफी सप्लाई है फूड का। बेथ को समझ नहीं आता क्योंकि उसे भरोसा है कि उसे फ्रीज में फूड नहीं दिखाई दिया। वो अब हैरी पर इल्जाम लगाने लगती कि शायद से ये सब उसी का किया करा है, पर नॉर्मन मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थोड़ी देर पहले। दोनों एक्चुअली में बेथ के मेंटल स्टेट पर शक करने लगते हैं। फिर आखिर में बेथ हैरी से पूछती कि उसने नॉर्मन को नहीं बताया कि आखिर उस स्पीयर के अंदर क्या है, यानी कि सिर्फ हैरी ही नहीं, बेथ भी स्पीयर में जा चुकी है और गुस्से में कुछ बताने से इनकार कर देती है और डिप्रेशन में कई मिनट्स की गोली ले लेती है और उसके ठीक बाद और अनजान कारण से स्टेशन के बाहर कोरल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रखे एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर देती है। पर इतना एक्सट्रीम स्टेप्स आखिर उसने क्यों लिया, ये हमें आगे समझेगा। पर अब नॉर्मन को रियलाइज होता है कि हैरी में सच में कुछ गड़बड़ है। जिस कबर्ड में कुछ देर पहले फूड थे, उसे चारों तरफ वही हैरी के बुक्स दिखाई देने लगते हैं और वो फिर से अपने बुक
डेप्थ में खो जाता है। वो फिर एलियन कंप्यूटर जेरी से जवाब मांगने की कोशिश करता है कि आखिर हैरी को क्या हुआ उस स्पीयर से लौटने के बाद। बहुत बार पूछने के बाद उसे सिर्फ ये रिस्पॉन्स आता है कि वो उसे जेरी ना बुलाए। फिर नॉर्मन के दिमाग में कुछ चमकता है और हैरी के डिकोडेड मैसेज को डबल चेक करने के बाद यहाँ मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल हैरी ने एक अल्फाबेट को गलत डिकोड किया होता है। जे दरअसल एच है, यानी कि वो एलियन कंप्यूटर जेरी नहीं बल्कि हैरी है। उस स्पीयर से आने के बाद वो जो भी इमेजिन या सपना करता है वो सच में घटने लगता है। वो बेथ को उदाहरण से समझाता है कि जो वो बुक पढ़ रहा है उसके 87 पेज के बाद ब्लैंक पेजेस है। यही कारण है कि हैरी ने उसे कहा था कि वो 87 पेज के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा, पर 87 पेज के लास्ट पैराग्राफ पर एक जायंट मॉन्स्टर स्क्विड के बारे में मेंशन किया है, जिसे पढ़ने के बाद से वो उससे घबराने लगा। यही कारण है कि स्क्विड से बना डिश कैलेमरी खाने के बाद वो डर के मारे चोक करने लगा। उनके साथ जो स्क्विड वाली घटना घटी वो हैरी नींद में इमेजिन कर रहा था। एज एन ऑडियंस हमें अब समझ आता है कि जब दोनों सक्सेसफुली स्टेशन पर पहुंचते हैं तब वो स्क्विड तुरंत गायब क्यों हो गया, क्योंकि हैरी ने वो बुक पढ़ना बंद कर दिया था। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हैरी ने प्रेडिक्ट किया था कि वो लोग यहीं मरने वाले हैं। उसके इस थिंकिंग के कारण वो कंप्यूटर एलियन सबकी जान लेने के पीछे पड़ा है। यही कारण है कि हैरी इतने आसानी से वो कोड डिक्रिप्ट कर लेता है, क्योंकि वो सारा सिस्टम उसके दिमाग का उपज था। यानी कि सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि उस स्पीयर में किसी तरह की सुपर पावर है जो हैरी के सारे थॉट्स को कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट कर रही है और वो कंप्यूटर उसके थॉट्स को रियलिटी में बदल रहा है। इसीलिए वो कंप्यूटर नॉर्मन को एक बार बताता है कि उसी ने वो स्क्विड क्रिएट किया था। पर यहाँ नॉर्मन ने एक सबसे बड़ी गलत थियरी निकाली है जो हमें आगे रिवील होगा। इससे पहले कि हैरी और इमेजिनेशन करे और उनकी भी जान जाए, दोनों मिलकर हैरी को सक्सेसफुली बेहोश कर देते हैं और तभी उन्हें फाइनली कुछ अच्छी खबर मिलती है कि वेदर की कंडीशन अच्छी होने के कारण जल्दी वो उनका जहाज लेकर उन्हें रेस्क्यू करने आएंगे। पर जब हैरी ब्रश कर रहा होता है उस पर अचानक से पॉइजनस वाटर स्नेक्स अटैक करने लगते हैं। कमाल की बात ये होती है कि ये स्नेक सिर्फ अंधेरे में अटैक करते हैं, जिसे देखने के बाद बेथ को भी अब कुछ समझ आता है और इसीलिए उसे बचाने के बाद कंट्रोल रूम से नॉर्मन को लैब में इनवाइट करती है और लॉक करके उसे टेबल पर पड़े बेहोशी का सिरिंज इंजेक्ट करने की धमकी देती है, वरना वो उसे केबिन में डुबो देगी। वो इसलिए क्योंकि लास्ट घटना के बाद उसे पता चलता है कि हैरी की बीमारी उसे भी है, यानी कि वो भी स्पीयर के अंदर गया था। अब हमें एज एन ऑडियंस क्लियर होता है कि जब नॉर्मन हैरी को रिटर्न लाने स्पेसक्राफ्ट गया था और जब पावर डिस्कनेक्ट के कारण हमें कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ, दरअसल उसी समय नॉर्मन भी विलिंगली स्पीयर में गया था। यही कारण है कि हमें उसका रिफ्लेक्शन स्पीयर में दिखाई दे रहा था। इसीलिए जब वो एक बार गहरी सोच में दिखाई दे रहा था, वो दरअसल इसी सोच में था कि हैरी के अनुसार वो सच में यहाँ मरने वाले हैं और इसी कारण से मरने के सारे तरीके इमेजिन करने लगता है, जैसे उसके बचपन का डर जेलीफिश जिसके कारण एलिस की मौत हुई। इसीलिए बेथ के एग्जामिनेशन के अनुसार वो जेलीफिश एवोल्यूशन से बना नहीं दिखाई दे रहा था और बेथ के लैब में रखे ईल्स और स्नेक्स को देखने के बाद नॉर्मन के दिमाग में डर आ गया कि कहीं वो निकलकर उस पर अटैक न करे, जो कि ठीक वैसा ही साबित होता है। वो समझाने की कोशिश करती कि हो सकता है स्पीयर में जाना उसे याद ना हो, पर नॉर्मन अपने जिद पर अड़ा रहता है और इंजेक्ट करने से मना करता है। पर वहीं उसे फिर से डर के मारे उसी जार्स में जो थोड़ी देर पहले खाली नजर आ रही थी उसमें वही ईल्स और स्नेक दिखाई देने लगते हैं और जो जार से निकलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। नॉर्मन जैसे तैसे बच निकलता है। वहीं हैरी फिर से ड्रीम करने लगता है और उसका इमेजिनेशन फिर से कंप्यूटर पर हावी होने लगता है और वही स्टेटमेंट कंप्यूटर प्रिंट करता है जो उसने स्पीयर में जाने से पहले नॉर्मन को कहा था। पर नॉर्मन को नियरली मरता देख बेथ को विजन्स दिखाई देने लगते हैं कि उसके मेंस्ट्रुअल स्टेट के कारण वो नॉर्मन की जान लेने वाली थी। हैरी को होश आने के बाद नॉर्मन और वो रियलाइज करते कि बेथ भी स्पीयर में गई थी, इसीलिए थोड़ी देर पहले उसे गलत इमेजिनेशन आया कि फूड सप्लाई खत्म हो गया था। अब तीनों को रियलाइज होता है कि उस स्पीयर में जाने के बाद से वो एक दूसरे को खतरा समझकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मन को अब ये भी रियलाइज होता है कि आखिर क्यों एस्ट्रोनॉट्स के सिर पर गहरा घाव मिला, क्योंकि वो लोग भी स्पीयर में गए होंगे और उनके ही तरह एक दूसरे को खतरा समझकर एक दूसरे की जान ले ली होगी और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर समुद्र के नीचे लैंड किया ताकि उस समय के लोग जिनके लिए स्पेस जैसी जानकारी भी नहीं थी उनके हाथ ये पावर ना लग सके। पर जब तक वो लोग अपनी गलती रियलाइज करे, बेथ को याद आता है कि स्पीयर के कंट्रोल में उसने खुद को मारने के इरादे से बॉम्ब को ट्रिगर कर दिया और उनके पास यहाँ से बच के भागने के लिए सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। अब और कोई चारा ना होने पर इमरजेंसी सबमरीन से भागने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही हड़बड़ी में सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तीनों अचानक से खुद को अब भी स्पेसक्राफ्ट में फंसा पाते हैं। वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं पर बार बार उसी जगह आ पहुँचते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग हैरी की इमेजिनेशन में फंसे हैं, क्योंकि हैरी के प्रेडिक्शन के मुताबिक सभी यहीं मरने वाले हैं, क्योंकि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। पर नॉर्मन हार मानने को रेडी नहीं रहता और कैसे तो हैरी को होश में लाता है और तीनों को सबमरीन में इमेजिन करता है और समय रहते निकल जाते हैं। वहीं स्पेसक्राफ्ट के साथ पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है। लकीली
जहाज उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद होता है और वो लोग अगले कुछ दिन डीकम्प्रेशन रूम में बिताते हैं। जिस दिन वो लोग डीकम्प्रेशन रूम से निकलते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे सीनियर्स को एलियंस, स्पेसक्राफ्ट या स्पीयर के बारे में बिना किसी सबूत के यकीन दिलाएं। उनके कारण $1 मिलियन का नुकसान हुआ और वहीं कितनों की भी जान गई। तभी फिर नॉर्मन हैरी से सवाल करता है कि उसके हिसाब से वो लोग जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने फ्यूचर को बदल दिया, जहां भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को पता होगा कि उन्हें ब्लैक होल से बचकर रहना है, और यदि ऐसा हुआ तो वो स्पेसक्राफ्ट तो कभी अपने पीछे के समय में नहीं जाएगा, जिसका मतलब ये निकलता है कि उन्हें वो स्पेसक्राफ्ट कभी मिलेगा ही नहीं। हैरी को भी समझ नहीं आता कि कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो अब भी श्योर होता है कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी में सिर्फ एक टाइमलाइन एग्जिस्ट करता है, ना कि मल्टीपल। वहीं बेथ को डर होता है कि उनके पास अब भी वो पावर है और कौन जाने आगे कितनों की उनके कारण जान जाएगी। तीनों को रियलाइज होता है कि ऑल्दो इस पावर की मदद से वो लोग कितना बड़ा मिरेकल बदलाव ला सकते हैं, पर वहीं उन्हें इसके डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में भी पता चल जाता है। उन्हें समझ आता है कि इंसान ऐसी पावर के लिए अभी तैयार नहीं है। तब बेथ सुझाव देती है कि क्योंकि उनके पास अब भी वो पावर है, क्यों ना उसकी मदद से वो अपने पावर और मेमोरी को मिटा दे। इस तरह कोई भी उनसे कुछ भी पता नहीं कर पाएगा और ना ही उनके पावर का गलत यूज कर पाएंगे। और फिर तभी हैरी को अपने प्रेडिक्शन का फाइनल इक्वेशन मिलता है कि वो अब भी सही है कि फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता, जिसे मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। माने कि अगर ऐसा सच में हो कि तीनों सभी को अपने खोज के बारे में बता देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आज जो चीज उन्हें पता है भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को भी पता चल जाएगी कि उनका स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में घुसने वाला है, और इस तरह वो ब्लैक होल से बचकर रहेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये भी है कि वो स्पेसक्राफ्ट कभी अपने समय से 350 साल पीछे ट्रैवल ही नहीं करेगा, यानी कि तीनों कभी अपने समय में इसकी खोज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन रिटर्न वो लोग किसी को भी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, यानी कि भविष्य में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और फाइनली इसका मतलब ये कि भविष्य में फिर से एस्ट्रोनॉट्स को पता नहीं होगा कि उन्हें ब्लैक होल से बचकर रहना है, और इसी कारण वो गलती से फिर से ब्लैक होल में घुस जाएंगे और फिर 350 साल पीछे ट्रैवल कर जाएंगे, यानी कि वो सर्कल फिर से रिपीट होगा और वो तीनों उसकी खोज फिर से करेंगे। हैरी अपनी थियरी को प्रूव करता है कि आपके पास टाइम मशीन ही क्यों ना हो, आप भविष्य के होने को बदल नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से आपके भविष्य ने ही ये डिसाइड कर दिया है कि आप भूतकाल में क्या करने वाले हो। जैसे अभी तीनों का डिसीजन अपने खोज को भूल जाना है। इस थियरी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है जो आपको इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ने में मजा आएगा, तो जरूर ट्राई करें। तीनों मिलकर ये विश करते हैं कि वो पावर के साथ अपने साथ हुए सारे घटना को पूरी तरह से भूल जाएंगे। जैसे ही वो ये सोचते हैं, वो स्पीयर एक्सप्लोजन के बाद भी जिंदा होता है और अपने आप सतह से निकलकर आसमान की तरफ मुड़ जाता है, और अब तीनों को याद नहीं रहता कि वो लोग आखिर किस कारण से अपना हाथ थामे खड़े थे। इस तरह उनके ऑफिसर्स उनसे कोई जानकारी पता नहीं कर पाते, यानी कि भविष्य में भी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आखिर के सीन में स्पीयर ब्लैक होल से गुजरते हुए फिर से उसी जगह के लिए निकल पड़ता है जहां भविष्य में स्पेसक्राफ्ट उसकी खोज करेगा, और इस तरह टाइमलाइन अपना साइकिल रिपीट करेगा। एंडिंग से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो स्पीयर कितना पावरफुल था कि इतने मैसिव एक्सप्लोजन के बावजूद उसे कुछ भी नहीं हुआ। वहीं उसमें सच में जान थी, इसलिए जैसे ही तीनों ने डिसाइड किया कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद स्पेस के रास्ते निकल गया। यानी कि हम ये समझ सकते कि वो एलियन मेड स्पीयर खुद चाहता था कि कोई उसकी खोज करे और उसके अपने अच्छे के लिए प्रयोग करे, पर इंसान इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए किसी और के काम आ सके इसलिए दूर किसी यूनिवर्स की तरफ निकल गया, जिसका आइडिया हम तब लगा सकते जब वो जानबूझकर फिर से ब्लैक होल में घुस जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।